हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस की स्लो आ रही हैं। अब बड़े दिन बाद एसएसटी का एक वीडियो आ रहा है। 9th का हिस्ट्री का लेसन है। आई होप 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड क्लोनलिज्म, इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ क्लोनलिज्म क्या है। क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी तो यहाँ पर ब्रिटिश जो चेंजेस कर रहे थे उसे क्लोनलिज्म कहते हैं। पहला टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि बहुत ही लेवल पर पेड़ों को काटना, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो रहे थे। बहुत ही मतलब कॉलोनियल रूल के अंडर बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। डिफॉरेस्टेशन के कई सारे रीजंस जो हैं रहे हैं कि जैसे लैंड की इम्प्रूवमेंट हुई उसमें। इसके अलावा लैंड की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर लेवल पर भी देखा गया इस लैंड की इम्प्रूवमेंट को। रहन सहन के लिए भी लिया गया लैंड को। और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी, सेंचुरीज़ में डिमांड हो रही थी फूड की, वो बढ़ती जा रही थी। जितने पीजेंट्स थे वो अपनी बाउंड्रीज़ बढ़ा रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे। ब्रिटिश ने इनकरेज किया कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शंस को, जैसे जूट, शुगर, वीट और कॉटन को, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल थे। ब्रिटिश ने सोचा कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव लैंड है, तो उससे ना ही कोई रेवेन्यू आएगा, ना ही कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी। तो कल्टीवेशन जो है एक साइन ऑफ प्रोग्रेस था। ओक फॉरेस्ट जो थे इंग्लैंड के, वो डिसअपेयर हो रहे थे। टिम्बर सप्लाई नहीं थी। फॉरेस्ट सोर्स जो इंडिया का था वो उनके लिए एक मेन सोर्स बना। इससे जो लीपर्स हैं वो ट्रैक पर आए। अब लीपर्स के बारे में हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो ये है कि रेलवेज़ का स्प्रेड हुआ। दो चीज़ें थी जिसके लिए रिक्वायर्ड थी रेलवेज़, हमें लैंड को क्लियर किया गया रेलवे ट्रैक्स के लिए। वुड को फ्यूल की तरह यूज़ किया गया लोकोमोटिव्स और रेलवे लाइन स्लीपर्स के लिए। प्लांटेशंस भी हुई कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस भी करी गई। लार्ज एरिया जो है नेचुरल फॉरेस्ट का वो क्लियर किया गया बहुत ज़्यादा, टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन के लिए, जिसके लिए लैंड जो है प्लांटर्स को दी गई चीप रेट्स पर। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी हुई। कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो हुई वो कमर्शियल लेवल पे, जहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए जो इंडस्ट्रीज़ की यूज़ में आ रहे थे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहे थे। ब्रिटिश वरिड थे कि फॉरेस्ट जो है लोकल पीपल ना यूज़ करें, रेकलेस फेलिंग होती थी ट्रीज़ की, ट्रेडर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिक बेंडिस को इनवाइट किया, जो फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे। बेंडिस को सेटअप किया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 1864 में। हेल्प किया फॉर्मुलेट करने में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1885 को। एक इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ 1996 में। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाई गई। फॉरेस्ट जो डिफरेंट काइंड के ट्रीज़ को रिप्लेस किया गया। प्लांटेशन जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान हुआ, कैसे कट करना है और कैसे रीप्लांट करना है। फॉरेस्ट एक्ट को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट हाउस बिल्डिंग के लिए, विलेजेस जो है वुड और फ्यूल से प्रोटेक्टेड से, रिजर्व से। और फॉरेस्ट रूलर्स जो थे, फॉरेस्ट के कई सारे रूल्स और फॉरेस्ट रूल्स भी थे और कल्टीवेशन के भी कुछ उन्होंने नियम और कायदे बनाए, ताकि सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुरू किया गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कई पार्ट में। कॉलोनियलिस्ट फॉरेस्ट जो थे वो फेवर में नहीं थे सिस्टम के, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स दे रही थी। लाइफ जो थी फॉरेस्ट पीपल के, नियरबाई विलेजेस की, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड थी। उनकी कई ज़रूरतें थी, फ्यूल, फॉडर, और लोगों को अलाउड नहीं था कि वो फॉरेस्ट में एंटर कर सके। लाइफ उनकी डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। हंटिंग और फॉरेस्ट लॉज भी बनाए गए उस टाइम पे, हंटिंग के लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी कई सारे कानून जो हैं ब्रिटिशर्स ने बनाए। फॉरेस्ट लॉज ने स्टॉप किया विलेजेस को हंटिंग के लिए, फॉरेस्ट में इनकरेज की। जो एक हंटिंग एक बिग स्पोर्ट था, उनको ऐसा लगा कि वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सेवेज है, वाइल्ड प्रिमिटिव, उसको मतलब उनकी ड्यूटी है सिविलाइज। नया ट्रेड और नया एम्प्लॉयमेंट आया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नए ट्रेड और नए एम्प्लॉयमेंट की स्टार्टिंग हुई फॉरेस्ट में। कैसे कई पेस्टल कम्युनिटीज़ का अपना लिवलीहुड जो है वो लॉस्ट हो गया था। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वर्क की वो वेलबींग के लिए नहीं थी लोगों की, उनका मोटिव नहीं पूरा हो रहा था। फिर इसकी वजह से फॉरेस्ट रिबेलियन स्टार्ट हो गए बहुत सारे, मतलब फॉरेस्ट को लेके कई सारे विरोध लोगों में बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ने रिबेल किया चेंजेस के अगेंस्ट। जो बस्तर के पीपल था वो एक ग्रुप था, उनका मानना था कि लैंड जो है उन्हें दी है अर्थ ने और उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। और चेंजेस हुए जावा में। जावा जो फेमस है राइस प्रोड्यूसिंग एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, बट इसको कवर्ड था बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से। डच जो थे कॉलोनाइजर थे जावा के। इसके अलावा कलंग्स थे। कलंग्स जो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। उन्होंने रिवेलियन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया डच के अगेंस्ट 1770 में, पर उनके प्राइसिंग को दबा दिया गया।
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो जावा थी वो एक कनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ जो था इनेक्ट किए गए। शिप्स और रेलवे स्लीपर्स के लिए यूज़ हो रहा था फॉरेस्ट। डच गवर्नमेंट यूज़ करी सिस्टम को। फ्री लेबर यूज़ कर रही थी विलेजेस की। सैमिन मूवमेंट आया जिसमें स्टेट ओनरशिप थी फॉरेस्ट की। वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुआ ये। प्रोटेस्ट किया उन्होंने डच के जो सर्वे करे थे। रिफ्यूज़ किया टैक्सेस पे करने के लिए लेबर करने से। वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और मेजर इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट पे। जापानीज जब फोर्स करे थे विलेजेस को कि फॉरेस्ट को कट करे जब वो एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। सॉमिल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। नई डेवलपमेंट्स भी हुई कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हुई फॉरेस्ट की, जो कि फोकस उनका जो था टिम्बर पर था सबसे ज़्यादा। नीड्स लोगों की जो थी वो पूरी हुई। इंपॉर्टेंट डेट्स अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब फॉरेस्ट में भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि उनकी जो जीवन था उसी पर डिपेंड कर रहा था। 1600 में 1/6 इंडिया का जो लैंड मास था वो अंडर कल्टिवेशन में था। 9.3% वर्ल्ड का टोटल। ये सारी डेट्स वगैरह आप पढ़ लेंगे। इस डेट्स के साथ इसके इवेंट्स को पढ़ेंगे। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप हुई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर्मुलेट हुआ 65 में। 90 में सुरंतिका सामिन स्टार्टेड एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया फॉरेस्ट की ओनरशिप के लिए। 1908 तक 1899 से 1998 तक बहुत ज़्यादा सूखा रहा। रेबेलियन आया किंगडम ऑफ बस्तर का। उसके बाद मतलब कई चीज़ों के बारे में आप डेट्स में पढ़ेंगे। फिर लोकेशन जो थी बस्तर की और जो बिलीव था लोगों के बस्तर का उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस्तर जो था सदर मोस्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आंध्र प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र का। सेंट्रल पार्ट जो था बस्तर का वो एक प्लेटियो था। डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ रहती थी। मारिया मोरी गोंड मतलब कई तरह की लैंग्वेजेस थी। लोग जो थे वो मानते थे कि अर्थ जो है उसकी जो ज़मीन है वो उन्हें मिली है, उसके बदले में उसकी देखभाल करनी है। वो अपनी रिस्पेक्ट शो करते रिवर फॉरेस्ट और माउंटेन को। और हर विलेज जानती थी कि उनकी बाउंड्रीज जो हैं लोकल पीपल जो है नेचुरल रिसोर्स का लुक आफ्टर करते थे। वो स्मॉल फ़ी करते थे जिसे देवसारी कहा जाता है लैंड और मैन के एक्सचेंज में। कुछ विलेजेस प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट को। वॉचमैन बन के हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट करते, कुछ ग्रेन्स पे करते थे। विलेजेस जो थे वो डिस्कस करते थे इश्यूज़ को जो फॉरेस्ट से इंक्लूडेड भी थे। बस्तर के रिबेलियन के जो हैं कई कारण थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग फॉरेस्ट को एक तरह से पूछते थे कि प्रकृति ने उन्हें दिया है तो उसकी देखभाल उनकी जिम्मेदारी वैसा मानते थे। कुछ विलेजेस को अलाउ किया गया रिजर्व फॉरेस्ट में रहें पर इस कंडीशन पर कि वो फ्रीली काम करेंगे कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज़ में। और कुछ दूसरे जो विलेजेस थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया नोटिस देके कॉम्पनसेशन देके। उनको लैंड रेंट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे। टेरिबल सूखा पड़ गया एकदम से, इसकी वजह से एक रिबेलियन पड़ा। फॉरेस्ट रिबेलियन जो जावा और सामनिस्ट मूवमेंट में हुए, जावा में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस बात को लेकर क्योंकि अंग्रेज़ों वो अपने कॉलोनाइजर की नीति से खुश नहीं थे। सुरंतिका सामिन एक टीक फॉरेस्ट था। विलेजर्स ने क्वेश्चन करना शुरू किया ओनरशिप को लेकर और उन्होंने एक सामिन सन इन लॉ के साथ वो किया। इसमें 3000 फैमिलीज़ जो थी इस आइडिया को फॉलो कर रही थी। कुछ सैम इंसिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। डच जब सर्वे के लिए उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद। वर्ल्ड वॉर जो भी हुई उस दौरान तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ। वर्ल्ड वॉर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर एक मेजर इम्पैक्ट डाला उन्होंने। जावा में जापानीज़ ने जब ऑक्यूपाई किया रीजन को डच ने फॉलो किया स्कोस्ट अर्थ का पॉलिसी। डिस्ट्रॉय किया सॉ मिल्स वगैरह को। जापानीज़ ने एक्सप्लॉय किया फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरह से अपनी वॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए। फोर्स किया विलेजेस को वो फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। थैंक यू आप लोगों ने वीडियो सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और आगे से इसको सपोर्ट भी करें अपना और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।